हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस के बारे में। अब आपको कैपेसिटर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं। यहाँ देखेंगे जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, और इसी को बोलेंगे आप कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। अब देखेंगे जब कोई भी चार्ज आप किसी कंडक्टर को आप देते हो तो उस केस में उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल आता है। जितना आप चार्ज दोगे कंडक्टर को उतना ही उसका ज़्यादा क्या होगा, पोटेंशियल होगा वहाँ पर क्रिएट कंडक्टर का। लिखेंगे लेट क्यू बी द चार्ज ऑन कंडक्टर, बी द चार्ज ऑन कंडक्टर, charge on the conductor and V be its potential। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे ना चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, और कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर चार्ज की, Q इज इक्वल टू सी वी। तो C क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और इसी को आप क्या बोलेंगे, कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। और यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q अपॉन V। ये आपके पास कैपेसिटर की वैल्यू रहेगी। अगर आप क्या करेंगे, इफ़ यहाँ पर V की वैल्यू आप 1 ले लेंगे तो उस केस में जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो चार्ज के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर is defined as the charge required to raise its potential through 1 unit। ये आपने लिखना है, और साथ में आप ये भी लिख सकते हो कि जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, रेशो है इलेक्ट्रिक चार्ज टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और साथ में आपने बता देना है कि कैपेसिटेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। और साथ में आपने बता देना है कि जो इसके SI यूनिट होते हैं, SI यूनिट इसके फैरेड होते हैं। फैरेड कैपेसिटर के यूनिट क्या होंगे, फैरेड। जैसे यहाँ पर आपने लिखा है, मैं चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, कूलम और इसके बोल्ट। ठीक है, बोल्ट। तो 1 कूलम पर बोल्ट, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं फैरेड, 1 फैरेड। इसकी वैल्यू क्या होगी, फैरेड के इक्वल। तो यहाँ पर आपने फैरेड की भी आप लिख सकते हो, जो भी डेफिनेशन बनेगी, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैरेड इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैरेड। ठीक है, 1 फैरेड इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट। और इसके स्मॉलर और प्रैक्टिकल यूनिट्स भी हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो स्मॉलर और प्रैक्टिकल्स जो यूनिट्स हैं यूज होते हैं आगे न्यूमेरिकल्स में। तो एक आपके पास होता है माइक्रोफैरेड। ठीक है, माइक्रोफैरेड की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻⁶ फैरेड के बराबर होती है। और एक होता है नैनोफैरेड। ठीक है, नैनोफैरेड की जो वैल्यू होती है 10⁻⁹ फैरेड। और एक पिकोफैरेड होती है वैल्यू, पिकोफैरेड, इसकी वैल्यू 10⁻⁻12 फैरेड। और यहीं से आपने क्या करना है, इसके डायमेंशंस भी लिख देंगे। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा कैपेसिटर का, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब ये आपके पास यहाँ पर आपने किया है
वोल्टेज को आप कैसे डिफाइन करते थे? वर्क पर यूनिट चार्ज, तो ये क्यू ऊपर चला जाएगा अब वर्क, और चार्ज को आप क्या लिखते हो? करंट इनटू टाइम, ऐसे लिखते हैं। और वर्क आपको पता ही है क्या लिखते हैं? वर्क का जो डायमेंशंस फार्मूला है वो आपने किया है +1 क्लास में भी, ml² t-2। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कैपेसिटर की जो वैल्यू होगी, कितना आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर कैपेसिटर की का जो डायमेंशंस फार्मूला होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट के जो यूनिट होते हैं टी होते हैं और ml² t-2। तो ये जो डायमेंशंस फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा m-1, यहाँ पर l-2, t-2 है, ऊपर भी 2 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और आपके पास a आ जाएगा a²। ये डायमेंशनल फार्मूला है कैपेसिटर का, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो कैपेसिटर होते हैं उनके जो सिंबल आप कैसे आपने इसको ड्रॉ करना है। तो जैसे ये एक फॉर्म होती है, ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप एक फिक्स्ड कैपेसिटेंस बोलते हैं। फिक्स्ड, यहाँ पर कैपेसिटर की वैल्यू बिल्कुल फिक्स रहेगी, फिक्स्ड कैपेसिटर। और एक होगा वेरिएबल, ऐसे बनाएंगे आप इसको, और यहाँ पर ऐसे एरो हो, इसको बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। वैल्यू चेंज होती रहेगी। कैपेसिटर के यूनिट क्या होते हैं? फैरेड। ध्यान से देखेंगे कि जो कैपेसिटर होते हैं ना, कैपेसिटर की कैपेसिटी यही होती है कि चार्ज को स्टोर करने की कंडक्टर के लिए। जितना आप पोटेंशियल लगाओगे उतना ही चार्ज कंडक्टर में स्टोर होगा, ठीक है। तो आपने बताना है यही कि जितना आप चार्ज दोगे कंडक्टर को तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप चार्ज दोगे कंडक्टर को उतना ही ज़्यादा उसका पोटेंशियल होगा। तो यहाँ से जो जितनी चार्ज की वैल्यू है उतना ही पोटेंशियल, ठीक है। मतलब चार्ज कैसे वेरी कर रहा है आपका पोटेंशियल अप्लाई करने पर, तो जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, और यहाँ से Q इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर आपने C यहाँ पर लिख दिया है, और V, और ये जो कैपेसिटर C आपने लिख दिया Q/V। तो यहाँ से पता लगा आपको कि जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, आप ये भी बता सकते हो कि रेशो है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। याद रखेंगे इसको, C की वैल्यू कितनी है? Q/V। तो अगर आपने वोल्टेज 1 लिया तो यहाँ पर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये भी आप बता सकते हैं। और इसके यूनिट की बात आती है, कैपेसिटर एक स्केलर क्वांटिटी है और इसके SI यूनिट क्या होंगे? फैरेड होंगे। और यहाँ पर चार्ज के यूनिट कूलम, वही आपका वोल्ट है, और इसको आप फैरेड भी लिखते हैं। और प्रैक्टिकल जो यूनिट होंगे वो माइक्रो फैरेड होंगे, और नैनो फैरेड होंगे, और पिको फैरेड। माइक्रो फैरेड में वैल्यू 10⁻⁻6 फैरेड, नैनो फैरेड में वैल्यू 10⁻⁹ फैरेड, और पिको फैरेड में 10⁻⁻12 फैरेड। और इस डायमेंशनल फार्मूला भी लिख देंगे आप कैपेसिटर का। कैपेसिटर क्या होता है? Q/V। और चार्ज आपको पता ही है, हाँ, चार्ज आपने किया है पहले भी, इलेक्ट्रिक चार्ज I × T, करंट इंटू टाइम। और जो करंट के जो यूनिट, करंट को आप एम्पियर में लिखते हैं, T आपका टाइम है, और वर्क का डायमेंशनल फार्मूला ml² t-2, ये आपको पता है सब कुछ। फिर इसका डायमेंशनल फार्मूला भी आप निकाल लेंगे। और ये इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक फिक्स्ड कैपेसिटर है। अगर आप ऐसे एरो लगेगा तो यहाँ पर ये वेरिएबल फॉर्म हो जाएगी कैपेसिटर की। अब आप करेंगे नेक्स्ट कि ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कि कैपेसिटर जो भी हैं उनको कितने टाइप में मेनली आप ग्रुप कर सकते हैं। एक आपके पास सीरीज है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब सीरीज का केस आप डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, जो कैपेसिटर्स हैं उनको आप सीरीज में आपस में जोड़ दोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने 3 कैपेसिटर लिए हैं, ठीक है, C1 C2 और C3, ये आपने कैपेसिटर ले लिए हैं। तो इनको आपने सीरीज में आपने जोड़ना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो सीरीज का जो केस होता है, सीरीज के केस में क्या रहेगा आपके पास, जो चार्ज की वैल्यू रहेगी
वो सेम रहेगी, सेम चार्ज होगा, हर एक कैपेसिटर के पास सेम चार्ज होगा। जो क्यू होगा, क्यू सेम रहेगा सीरीज के केस में। याद रखेंगे चार्ज की वैल्यू सेम रहती है किस केस में, जब कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं। किस में कनेक्ट होंगे, सीरीज में आप कनेक्ट करेंगे। डायग्राम को देखेंगे पहले ध्यान से कि ये देखो, ये हमारे पास जैसे ये C1 है, ये C1 है, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है और सीरीज में आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास सेकंड कैपेसिटर आ गया है आगे, उसके बाद आपने यहाँ पर एक थर्ड कैपेसिटर आपने बना लिया है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, मैंने बता दिया ना, ये आपके पास कैपेसिटर 1, ये कैपेसिटर 2 और ये कैपेसिटर 3, सीरीज में इनको आपस में आपने कनेक्ट कर दिया है। जो एक एंड है उसको आपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ आपने इसको कनेक्ट कर दिया है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। और जो दूसरा एंड होगा उसको आप कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जब भी आपने इसको कनेक्ट करना है तो जो पॉजिटिव यहाँ पर ये आपके पास जो कैपेसिटर की, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ बैटरी अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द जो कॉम्बिनेशन है। जो प्लस क्यू चार्ज होगा वो आपके इस प्लेट में इस साइड को ऐसे इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पर ऑन लेफ्ट प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर, और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वैसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये आपके पास पॉजिटिव, लेफ्ट साइड को पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये आपने ऐसे बता देना है। और जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल की वैल्यू आपकी डिफरेंट होगी। जो C1 जो कैपेसिटर होगा उसकी V1 होगी, वो डिफरेंट होगी। तो ये आपने बिल्कुल सिंपल केस है, ऐसा नहीं है कि जो पोटेंशियल होगा वो उसको आपने 3 टाइप्स में आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। जब कैपेसिटर को आप कनेक्ट करेंगे सीरीज में, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द कॉम्बिनेशन वो आपने सम ले लेना है, ठीक है, सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। तो मैंने बता दिया आपको, जो टोटल जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट रहेगी हर एक कैपेसिटर के लिए, प्लस V3 ऐसे ले लेंगे आप। और चार्ज की वैल्यू मैंने बता दिया है, सेम है, पोटेंशियल क्या रहेगा, डिफरेंट, डिफरेंट। जब चार्ज की वैल्यू आपकी सेम है तो आपको, आपने भी किया है पीछे कि कितनी वैल्यू होती है, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, पता है आपको, Q इज इक्वल टू, यहाँ से आपने निकाला है वैल्यू, तो आपने यहाँ पर क्या निकालना है, आपने यहाँ पर वोल्ट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q/C, ये पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर मैं वैल्यू फिर मैं लिख सकती हूँ, जो V1 की जो वैल्यू आएगी, चार्ज तो हमारा सेम रहेगा Q/C1। अब फर्स्ट जो कैपेसिटर है उसको आप C1 ले लेंगे, चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम Q तीनों कैपेसिटर्स में। और यहाँ से V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगेन वैसे ही Q/C2, और वैसे ही V3 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, Q/C3, ठीक है। अब मैंने कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया है सीरीज में, तो मैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, S सीरीज, VS सीरीज के लिए, और ये Q/CS कैपेसिटर इन सीरीज। तो आपको पता ही है जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जो वेरी कर रहा है वो आपका पोटेंशियल है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू लिख देती हूँ, Q/CS, और ये Q/C1, Q/C2 और Q/C3। तो यहाँ से Q/CS, Q आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और अंदर आपके पास ये वैल्यूज ऐसे आ जाएंगी। तो Q से Q आप कैंसिल कर लेंगे और ये आ जाएगा सीरीज का केस, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये आपके पास आ जाएगा सीरीज का केस। तो वहां पर आपने ऐसे निकालनी है कैपेसिटर की वैल्यू, ऐसे,
ठीक है। जब भी सीरीज में आपने कनेक्ट किया होगा कैपेसिटर्स को, तो उस केस में चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी। चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी। जैसे आपने इसको कैपेसिटर्स को आपने बैटरी से कनेक्ट किया, तो जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो वेरी करेगी। जो फर्स्ट कैपेसिटर C1 है उसका पोटेंशियल V1 रहेगा, सेकंड कैपेसिटर C2 है उसका पोटेंशियल V2 रहेगा, और थर्ड कैपेसिटर C3 है उसका पोटेंशियल V3 रहेगा। और आपने पोटेंशियल की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी, तो उस केस में जो डिफरेंट वैल्यू होगी उसका आप सम ले लेंगे, और यहाँ से जो वैल्यू है वो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप कर लेंगे। जब भी कैपेसिटर किस में होंगे, सीरीज में, तो चार्ज हमेशा सेम रहेगा। चार्ज हमेशा सेम रहेगा। अगर आपने क्या किया है, मान लो दो कैपेसिटर लिए हैं आपने, दो कैपेसिटर को आपने सीरीज में कनेक्ट किया है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ये इसका ए टर्मिनल और ये बी टर्मिनल, तो ये C1 है और C2 है। दो कैपेसिटर जब आपने कनेक्ट किए होंगे तो आपके पास यही कॉम्बिनेशन आ जाएगा। क्या लेंगे, 1/C1 प्लस 1/C2। मैं रिजल्ट बता रही हूँ। करेंगे आप, चार्ज इसमें सेम रहेगा, पोटेंशियल ऐसे निकालेंगे इसको भी। फिर उस केस में 1/C, C1 और C2 एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर C1 प्लस C2 ऐसे आ जाएगा। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C1 C2/C1 प्लस C2, ये आपके पास आ जाएगी जब भी दो कैपेसिटर्स आपने लिए हो सीरीज में। इफ टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कि जब कैपेसिटर को आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पर आपने इसको, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। बस आपको यही पता होना चाहिए कि जो चार्ज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर आपने C लिखा, और यहाँ से आपके पास V की वैल्यू आपके पास आ गई Q/C। अब चार्ज तो सेम है, लेकिन कैपेसिटर की वैल्यू, कैपेसिटर अलग अलग हैं, 1, 2 और 3 कैपेसिटर्स हैं, तो वैसे ही आपने फिर ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है, और ये आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पर ये आपने जब टू कैपेसिटर्स को आपने सीरीज में ले लिया, तो उस केस में भी ये ऐसे कॉम्बिनेशन आप करेंगे, और यही प्रोसेस चलेगा। और मैंने इसका ये दो वैल्यूज ली हैं, तो ये देखो आप ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, जब टू कैपेसिटर्स आपके किस में हो, सीरीज में हो। अब नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल। देखो, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी आपने क्या करना है, आपने कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करना है। जब भी पैरेलल में करेंगे कनेक्ट, तो आपको पता है ऐसे बनेगा इसका, ये फर्स्ट कैपेसिटर, ये सेकंड कैपेसिटर, और ये थर्ड कैपेसिटर, इसको आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे मैंने ये एक पॉइंट ले लिया है यहाँ पर A और ये B, इसको आपस में ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि पैरेलल कैपेसिटर्स हैं, कनेक्ट तो आपको करने ही पड़ेंगे पॉइंट्स। फिर आपने क्या करना है नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, जो A जो पॉइंट है और B है, इसको आपने पॉजिटिव टर्मिनल से आपने इसको कनेक्ट कर देना है, ये पॉजिटिव, और B को आपने नेगेटिव टर्मिनल से आपने कनेक्ट कर देना है बैटरी के, और ये इसका वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर तो मतलब अब आपने आपस में हर एक कैपेसिटर को आपने कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये इसको आप ऐसे कनेक्ट कर दो, यहाँ से इसको आप ऐसे कनेक्ट कर दो। अब ये भी बच गया है, तो इसको भी आपने क्या करना है, इसको ऐसे कनेक्ट कर दो। तीनों कैपेसिटर्स आपने आपस में कनेक्ट कर दिए, लेकिन तीनों कैपेसिटर किस में हैं, पैरेलल में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, और ये कैपेसिटर C3 है। अब देखो, जब भी आपने इसको बैटरी की हेल्प से आपने इसको कनेक्ट किया है, ठीक है, तो उस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में देखो, जब भी मान लो ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, इसको भी आप ऐसे कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, जो चार्ज होगा हमारा वो डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट। देखो, यहाँ से पाथ अलग हो गया, रास्ता अलग हो गया है मान लो, तो जो कैपेसिटर C1 है
उसका चार्ज Q1 रहेगा, मतलब डिफरेंट चार्ज रहेगा Q1, यहाँ पर Q1। जो कैपेसिटर C2 होगा उसका चार्ज Q2 रहेगा और C3 का Q3 रहेगा, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होगा वो वेरी करेगा और जो पोटेंशियल होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, चार्ज क्या करेगा, चार्ज आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। C1 का Q1 रहेगा, C2 का Q2 रहेगा और C3 का Q3 रहेगा। चार्ज आपका वेरी करेगा, क्योंकि जब यहाँ से गए तो चार्ज डिफरेंट, यहाँ से गए तो चार्ज डिफरेंट, यहाँ से गए तो चार्ज डिफरेंट। चार्ज की वैल्यू डिफरेंट रहेगी पैरेलल के केस में। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि जो मेरे पास जो टोटल चार्ज की वैल्यू आएगी वो सम आप कर सकते हो, सम आप ले लेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि यही है जो डिफरेंट वैल्यू है, इसका ही आप सम कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको पता ही है। और पीछे आपने अभी जो वैल्यू आपने निकाली, हाँ, पोटेंशियल को आप क्या लिख सकते हो, Q/C। ये भी आपने पीछे निकाला है, लेकिन अब हमने क्या निकालना है, चार्ज निकालना है आपने, चार्ज। चार्ज जब भी आप निकालेंगे तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CV, ये आपके पास आ जाएगी। तो मैं क्या कर सकती हूँ, जो Q1 है, Q1 किस कैपेसिटर में स्टोर है, C1 में। पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम, ये आपके पास सेम वैल्यू रहेगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C2V, और Q3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C3V। कैपेसिटर, जो चार्ज Q1 है वो कैपेसिटर C1 में स्टोर है, जो चार्ज Q2 है वो कैपेसिटर C2 में स्टोर है, जो चार्ज Q3 है वो कैपेसिटर C3 में स्टोर है। तो यहाँ पर जब पैरेलल में कॉम्बिनेशन होगा तो आप Q की वैल्यू लिख देंगे, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में फिर आपने क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर दो, Q की जगह ये लिख दो आप। आगे Q1 है, Q1 की जगह आप ये लिख दो, Q2 की जगह, और Q3 की जगह ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू। और ये उस केस में C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आपके पास आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अगर n कैपेसिटर आपने कनेक्ट किए होंगे तो वहाँ पर भी आपने कॉम्बिनेशन ऐसे ही करना है, उसको आप आगे आप n टाइप में कॉम्बिनेशन बता देंगे, सो ऑन कर देंगे n, और फिर बस वहाँ तक आप इसको कर लेंगे। देखो जो कैपेसिटेंस और कैपेसिटर हैं पैरेलल के कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। जो C1 जो कैपेसिटर होगा, 3 कैपेसिटर लिए हैं, तीनों कैपेसिटर में चार्ज अलग अलग फ्लो करेगा, बस इतनी सी बात रखनी है पैरेलल की कॉम्बिनेशन में। और सीरीज के केस में क्या होगा, चार्ज आपका सेम फ्लो करेगा हर एक कैपेसिटर से, और यहाँ पर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये वैल्यू आपने लिखनी है और ऐसे इसका ये रिजल्ट आ जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका ऐसे बनेगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है एनर्जी stored in a charged capacitor। एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज्ड कैपेसिटर, कितनी एनर्जी स्टोर होगी चार्ज कैपेसिटर में, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन ए कैपेसिटर। और पेपर में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रूव दैट एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द रिलेशन Q²/2C। एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, प्रूव दैट एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द रिलेशन Q²/2C। देखो जो कैपेसिटर्स हैं वो क्या है, वहां पर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। कैसे स्टोर होगी, कैपेसिटर्स में चार्ज कैसे स्टोर होगा, निकालेंगे। अब आप कैसे निकालेंगे,
सबसे पहले तो आपने इसको डायग्राम को आपने अच्छे से समझना है कि कैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है कैपेसिटर में। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, ये मैंने मान लो दो कैपेसिटर्स यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मान लो ये मेरे पास कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ए है और ये सेकंड कैपेसिटर है। दोनों को आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने इसको जोड़ा है। देखो, इनिशियल क्या होगा, जो हमारे पास जो कैपेसिटर्स हैं ना यहाँ पर, वो अनचार्ज्ड होंगे, कोई चार्ज नहीं होगा उनके ऊपर। ठीक है, अगर हमें कैपेसिटर्स को चार्ज करना है तो आपको पता ही है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसको किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, इसको बैटरी की हेल्प से इसको जोड़ना होगा। बैटरी से आपने इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है। ये जो कैपेसिटर, जो अपर कैपेसिटर है, जैसे ये कैपेसिटर सी है, जो अपर कैपेसिटर है, अपर कैपेसिटर को आपने कनेक्ट कर देना है ऐसे। जो बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अपर कैपेसिटर को कनेक्ट किया, और वैसे ही ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल रहेगा, उसको आपने लोअर कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। ये आपके पास बैटरी रहेगी यहाँ पर। फिर आपने क्या बताना है कि कैपेसिटर में आपको चार्ज को स्टोर करने के लिए आपको बैटरी की हेल्प लेनी पड़ेगी। कि जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर देखेंगे, जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल पर है, हायर पोटेंशियल पर है। ठीक है, और ये किसके साथ कनेक्ट हुआ है, इसका जो वन एंड है वो इस कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हुआ है। जो ऊपर वाला कैपेसिटर है, जो अपर कैपेसिटर है, उसके साथ कनेक्ट हुआ है। तो हमें पता है, हमने पीछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ये कैपेसिटर है, इसका कोई चार्ज नहीं है इसमें, तो ये लो पोटेंशियल पर है, लो पोटेंशियल है पर है। अब जो ये दोनों पॉइंट्स है, ये एक हायर पोटेंशियल है, एक लोअर पोटेंशियल है, दो पॉइंट्स हैं, एक ए पॉइंट और एक पॉइंट, जो जिनका अलग अलग पोटेंशियल है, अलग अलग पोटेंशियल पर हैं, तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो जो चार्ज बैटरी के, देखो क्या होगा फिर, जो हायर पोटेंशियल है, तो चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से मान लो फ्लो करने लगेगा अपर कैपेसिटर की साइड। आपने पीछे बताया है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वहाँ पर जो चार्ज होता है वो वन बॉडी से अनदर बॉडी की तरफ फ्लो करता है, पता है हमें। ये हमने पढ़ लिया है कि कितना चार्ज आपका फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर आपने मान लो आप दो टैंक लिए हैं, पानी के दो टैंक लिए हैं, एक में वाटर का लेवल हाई है, एक में वाटर का लेवल कम है, तो जो वाटर का लेवल, जो हाई वाला लेवल होगा, वहां से वाटर क्या करने लगता है, फ्लो करने लगता है। जिस टैंक में पानी कम होगा उस वहां पर क्या करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा। तो वो तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का वाटर लेवल सेम ना हो जाए, पता है आपको। तो वही सिमिलर केस यहाँ पर भी होगा, पोटेंशियल के केस में भी, कि जो यहाँ से जो क्या होगा फिर, जो चार्ज होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो ये जो चार्ज है वो स्मॉल अमाउंट में यहाँ पर स्टोर हो गया, और इसको मैंने नाम दे दिया डी क्यू, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर स्टोर हो गया है हायर कैपेसिटर। और उसी के ही अपोजिट में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी स्टोर हो जाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये ए प्लेट ले लो, इसको बी प्लेट ले लो, और इसी के ही अपोजिट में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट हो जाएगा। अब जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, यहाँ पर अट्रैक्ट होगा, ये इधर को चला जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया टू प्लेट्स में, तो पता है आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगी कैपेसिटर्स में।
तो इनका एक अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, जैसे ही आप क्या करोगे, तो अब जैसे ही आपने चार्जिंग आपने स्टार्ट कर दी है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, हाँ, जो चार्ज है वो ट्रांसफर होना लग गया है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा दोनों प्लेट्स के बीच में। जो पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, तो जो पोटेंशियल होगा वो भी क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल आपको पता ही है, यही है। अभी आपने किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में आपने वैल्यू आपने निकाली है, किया ना आपने, Q इज इक्वल टू, तो यहाँ से मैंने पोटेंशियल की वैल्यू लिख दी Q अपॉन C। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लेट A पर इकट्ठा हो गया और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज B प्लेट पर इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो जितना भी चार्ज इन प्लेट्स में स्टोर हो गया, तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। ठीक है, और अगर और चार्ज यहाँ से फ्लो करने लगेगा, अगर और चार्ज यहाँ से हायर पोटेंशियल से फ्लो होगा अपर साइड वाली प्लेट में, ए प्लेट में, और चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ ऑलरेडी ही पॉजिटिव चार्ज स्टोर है, स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो वो जो नेक्स्ट जो चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये उसको स्टोर नहीं होने देगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करने लगेगा, रिपेल करना शुरू कर देगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, यहाँ पर बैटरी को एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए। समझ आया, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो दोबारा यहाँ से फ्लो करेगा, तो ये जो कैपेसिटर में पहले ही जो स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर स्टोर हो गया है, वो पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो वर्क डन आपको करना पड़ेगा, और जो वर्क डन होगा वो ही एक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो वर्क डन आपने बताना है। ठीक है, तो वो जो वर्क डन की जो वैल्यू होगी वो आप बता देंगे कि किस फॉर्म में स्टोर होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा वर्क डन। तो मैं लिख सकती हूँ, आपने यहाँ पर ये किया है पीछे आपने जो अब स्मॉल अमाउंट लेंगे आप पोटेंशियल एनर्जी, अगर स्मॉल अमाउंट ही आपको वर्क डन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल आपको पता ही है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो यहाँ से वर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आप कर रहे हैं तो उसके इसमें कितना आ जाएगा, स्मॉल अमाउंट ही आपका चार्ज स्टोर हो रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर। और जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो मैंने ऊपर लिखी हुई है, Q अपॉन C डी क्यू, मतलब एक्स्ट्रा आपको वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को स्टोर करने के लिए। यहाँ पर ये Q अपॉन C डी क्यू, जैसे जैसे ही आप क्या करोगे, चार्ज यहाँ से ट्रांसफर होता जाएगा और ये जो प्लेट्स हैं यहाँ पर चार्ज फिलअप हो जाएगा। मैंने बता दिया जो इनिशियल जो स्टेज थी ना, इनिशियल स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं था प्लेट्स में, जीरो चार्ज था। तो जो जब भी आपने टोटल आपने पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। अब मान लो जब जैसे ही कैपेसिटर पूरी फील्ड अप हो गई चार्ज से, तो ये प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा और ये नीचे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। मतलब अब फिल अप हो गई हैं हमारे जो कैपेसिटर्स हैं, वहाँ पर पूरा चार्ज यहाँ पर स्टोर हो गया है। तो इनिशियल हमारा जो चार्ज था वो कितना था, जीरो था, और धीरे धीरे इतना चार्ज यहाँ पर स्टोर हो गया। ध्यान रखेंगे क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज पहले जो स्टोर होगा वो ही नेक्स्ट जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करने करेगा, रिपेल करेगा, उसको यहाँ पर आने नहीं देगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, और जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। और आपको पता है ये पोटेंशियल वर्क पर यूनिट चार्ज होता है, और यहाँ से वर्क की वैल्यू पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा तो स्मॉल अमाउंट ही चार्ज आप लेंगे, और पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे ये वैल्यू। ठीक है, तो उसके बाद आपने बता देना है
कि टोटल इंक्रीज इन पोटेंशियल, जो इंटीग्रेशन आपको करनी पड़ेगी फ्रॉम Q इज इक्वल टू 0 टू Q इज इक्वल टू Q। इनिशियल जो चार्ज था वो 0 था और जो फाइनल जो चार्ज है वो कैपिटल Q आपने ले लिया। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। टोटल वर्क डन को निकालने के लिए आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, Q अपॉन C डी Q। पीछे आपने ये वैल्यू अब आपने लिख दी है, उसको इंटीग्रेट करेंगे। 1 अपॉन C अंदर आपके पास रह जाएगा Q डी Q। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये आपने इंटीग्रेशन में आपने किया ही है कि अगर आपके पास x की पावर n dx हो तो जो पावर है वहाँ पर 1 ऐड होता है और डिनोमिनेटर में भी आप 1 लेते हो। ये आपके पास फार्मूला रहता है इंटीग्रेशन का, 1 अपॉन C और यहाँ पर ये q है, q की पावर 1 है, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, ऐसे आप करेंगे। और 1 अपॉन C Q की पावर 2 और यहाँ पर भी 2, 0 टू Q, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 2C। और यही मेरा क्वेश्चन भी था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, देखो, प्रूव दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय दिस रिलेशन Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो ये आपने यहाँ पर निकाली वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू आपने निकाली। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। और साथ में आप आगे भी कर सकते हैं कि वी नो दैट, अगर आपने ऐसे भी करना है हो सकता है, वैसे भी आ सकती है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो आपने अब ये आपको पता ही है, जो चार्ज होता है ये आपने निकाला है वैल्यू, ठीक है। Q की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो C से C आप कैंसिल कर लेंगे और ये आ जाएगा हाफ C V स्क्वायर। और ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू, ये आपके पास वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और आपको ये भी पता है कि C क्या होता है, Q अपॉन V, ये भी आपको पता ही है। तो आप यहाँ पर भी जो पोटेंशियल है उसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। U आपने निकाला भी हाफ C V स्क्वायर। और अब आपको पता है C की वैल्यू Q अपॉन V होती है, Q अपॉन V। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दो, तो उस केस में भी आप निकाल लोगे फिर जो भी आपने निकालनी है वैल्यू, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू आप यहाँ पर भी ऐसे आपने इसको पुट कर देना है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, C की जगह आप पुट कर दो Q अपॉन V इंटू V स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर। और आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू हाफ Q V। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से आपने इसको स्टडी करना है। तो देखो ये हमने आज किया कि जो कैपेसिटर्स होंगे वो सीरीज में कनेक्ट जब आप करेंगे तो उस केस में क्या वैल्यू आएगी। सीरीज के केस में मैंने बताया कि चार्ज आपका सेम रहेगा हर एक कैपेसिटर्स में, और पैरेलल के केस में जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू डिफरेंट रहेगी। C1 से Q1 चार्ज ट्रांसफ़र होगा, C2 से Q2 चार्ज ट्रांसफ़र होगा, C3 से Q3 चार्ज ट्रांसफ़र होगा, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने किया है। सबसे पहले तो आपको कैपेसिटर्स आपको क्लियर होना चाहिए है कि डिफाइन कैपेसिटर। फिर उसके बाद आपने मैंने बताया कि यहाँ पर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं उन पर किस तरह आप चार्ज स्टोर करोगे। तो उसके लिए आपको मैंने बता दिया कि दो पैरेलल प्लेट्स आपने आपस में कनेक्ट की होंगी, ठीक है। जो इनिशियल जो कोई चार्ज नहीं है कैपेसिटर्स में,
जब तक आपने इसको एक्सटर्नल किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है तो कोई चार्ज होगा ही नहीं। जैसे आपने इसको बैटरी की हेल्प से आपने इसको कनेक्ट किया तो क्या होगा? तो जो अगर हमें कैपेसिटर्स को चार्ज करना है तो हमें कैपेसिटर्स को क्या करना पड़ेगा? बैटरी के साथ ही जोड़ना होगा ना। जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पर देखेंगे वो किसके साथ कनेक्ट है? जो अपर साइड में आपने कैपेसिटर बनाया है उसके वन एंड उसको के साथ कनेक्ट है। जो चार्ज हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहाँ से मान लो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से फ्लो किया और इस कैपेसिटर में स्टोर हो गया डी क्यू की फॉर्म में, डी क्यू की। और जितना पॉजिटिव चार्ज ए प्लेट में स्टोर हुआ उतना ही नेगेटिव चार्ज बी प्लेट में भी स्टोर होगा इक्वल अमाउंट में। और फिर उसके बाद आपको पता है यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब दोनों प्लेट में क्रिएट हो गए तो उसके इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। और ठीक है, और जब जैसे ही आपने चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है प्लेट्स को तो वहाँ पर दोनों प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा। तो वो वैल्यू भी आपको पता ही है पोटेंशियल की, Q अपॉन C यहाँ से ले लेंगे। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हायर पोटेंशियल से फ्लो करेगा प्लेट ए की तरफ तो ये जो चार्ज ऑलरेडी वहाँ पर जो प्रेजेंट था वो उस चार्ज को अब आने नहीं देगा। उस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, सेम चार्ज को रिपेल करेगा, रिपेल। तो यहाँ पर जब रिपेल करेगा, ठीक है, दोबारा चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जब फ्लो करेगा तो चार्ज रिपेल हो जाएगा। तो चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए इस कैपेसिटर्स में चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। और ये जो वर्क डन होगा इसको यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको वर्क डन करना पड़ेगा। और जो वर्क डन होता है वो आपको पता ही है, पोटेंशियल वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क की वैल्यू V इंटू क्यू। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर कर रहे हैं तो चार्ज भी स्मॉल अमाउंट होगा डी क्यू। तो यहाँ से ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म। अगर हमने टोटल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो जब चार्ज पूरी तरह से फिल्ड अप हो जाएंगे इन दोनों कैपेसिटर्स में, तो मान लो जब फिल अप हो गए हैं दोनों तो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के केस में आपने बता देनी है वैल्यू कि इनिशियल जो हमारे चार्ज थे उनके ऊपर कोई चार्ज स्टोर नहीं था, जीरो वैल्यू होगी। और जब पूरे फील्ड अप हो गए तो वो वैल्यू कितनी हो गई? क्यू हो गई। और यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे यहाँ तक। फिर आगे भी आपको पता है, अगर आपने वैल्यू लिखनी है तो उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्म में पूछ ली जाएगी तो आप यहाँ तक निकाल लेंगे और फिर इसको आप यहाँ तक इसको एज इट इज़ करेंगे। ठीक है, और आप इसको अच्छे से इसको ट्राई करेंगे।